Good morning, students. Yesterday we just studied about the majoritism in Sri Lanka, in which the Sri Lankan government just changed their constitution according to the majority people. So he gave the weightage to the Sinhala speakers as they are majority in Sri Lanka. ठीक है, कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि श्रीलंका ने मेजोरिटिज्म को अपना एक बेसिक फीचर माना, और क्योंकि वहां सिंगला स्पीकर्स की मेजोरिटी थी, दैट्स व्हाई दे गिव द वेटेज इन गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू द सिंगला स्पीकर पीपल. ही डिक्लेयर सिंगला लैंग्वेज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द श्रीलंकन्स and declare Buddhism as the national religion. So a civil war is just run out there. वहां पर क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या खड़ी हो गई कि वो सिंगला स्पीकर्स को बहुत ज्यादा वेटेज देने के कारण द तमिल नेटिव्स जो वहां के थे, दे आर जस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. तो इसलिए वहां पर क्या हुआ, एक वायलेंट वॉर, सिविल वॉर स्टार्ट हो गई. नाउ हम बात करते हैं बेल्जियम की. जैसा हम पढ़ चुके हैं कि बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री देन द हरियाणा स्टेट. बेल्जियम में भी ये प्रॉब्लम थी. द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज दैट द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज फ्रेंच स्पीकर देयर इन द कंट्री साइड, एंड देन द जर्मन स्पीकर्स आर देयर. बट इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल द कंडीशन इज रिवर्स. वहां पर डच स्पीकर्स की ज्यादा मेजॉरिटी थी. सो व्हाट द अरेंजमेंट did the Sri Lankan government, the Belgium government done for their citizens? देखिए यहाँ पर the Belgium leader took a different path rather than the Sri Lanka. श्रीलंका से उन्होंने क्या किया, different path को लिया. They recognize the existence of regional differences. उन्होंने देखा कि language भी यहाँ पर peoples are discriminated. So between the 1972 to 1993 लगभग 23 इयर्स के बीच में 4 times द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वॉज अमेंडेड. जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था उसे 4 बार उसमें क्या किया गया, फेरबदल किया गया. नाउ द अरेंजमेंट्स आर, क्या अरेंजमेंट किए गए, दिस इज नोन एज द बेल्जियन मॉडल. क्या था उसमें, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकर्स मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट. क्योंकि जो सेंट्रल मिनिस्ट्री थी उसमें डच स्पीकर्स की मेजॉरिटी ज्यादा थी रादर देन द फ्रेंच स्पीकर्स. सो द गवर्नमेंट डिसाइडेड फॉर द इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डच एंड फ्रेंच पीपल इन द सेंट्रल मिनिस्ट्री. सम स्पेशल लॉज required the support for the majority of members from each linguistic group. Thus, no single community can make decision unilaterally. यानी कोई भी कम्युनिटी जो भी है वो अकेले कोई डिसीजन नहीं ले सकती. कोई भी डिसीजन लेना है तो फ्रेंच और डच स्पीकर मिलकर लेंगे. दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ बेल्जियन मॉडल. एंड द सेकेंड वन इज मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल मिनिस्ट्री हैव बीन गिवन टू द स्टेट वन ऑल्सो. 2 रीजंस ऑफ द कंट्री. द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल वन. जैसे हमारे यहाँ देखते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग मोर पावर देन द स्टेट वन. बट ब्रुसेल की जो कंडीशन थी कैपिटल सिटी की, वो थोड़ी डिफरेंट थी. क्योंकि जहां कंट्री में डच स्पीकर्स की मेजॉरिटी थी, वहां हम ब्रुसेल्स में देखते हैं तो वहां उनकी माइनॉरिटी थी. इसलिए हमने क्या देखा कि इसी कारण से उन्होंने क्या किया, दे जस्ट चेंज देयर मॉडल. उन्होंने दे जस्ट गिविंग द इक्वल राइट टू द स्टेट एंड गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो. थर्ड, द ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट. और ब्रुसेल के लिए उन्होंने एक सेपरेट गवर्नमेंट का रखा गया in which both the communities have their equal representation. दोनों कम्युनिटी, चाहे वो फ्रेंच स्पीकर्स हैं चाहे वो डच स्पीकर्स हैं, दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा. The French speaking people are accepted equal representation in Brussels because Dutch speakers communities has accepted in the central ministry. क्योंकि ब्रुसेल्स के लोगों ने इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि सेंट्रल मिनिस्ट्री में वो माइनॉरिटी में थे, इसलिए उन्होंने वहां पर वो रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया. सो दिस इज द बेल्जियन मॉडल विच अवॉइड द सिविल वॉर इन बेल्जियम. कि ये वो मॉडल था जिसने बेल्जियम में सिविल वॉर होने से रोक दी. नेक्स्ट वन इज अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, अ न्यू कॉन्सेप्ट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय द बेल्जियन मॉडल विच इज नॉन एज द community government. This is a concept of community government.
were elected by the people belonging to a one language community, यानी हर कम्युनिटी के कल्चर एजुकेशनल पार्ट को ध्यान में रखते हुए, जैसे डच स्पीकर, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकर्स, उनकी अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट थी जो उनकी आइडियोलॉजी को या एथनिक कंपोजिशन को ध्यान में रखकर बनाई गई थी. So this is the Belgian model which is so much complicated. उन्होंने इतनी सिंपलिसिटी नहीं रखी, बहुत कॉम्प्लिकेशन थे इस मॉडल में. फिर भी इस मॉडल ने क्या किया, दे जस्ट उन्होंने एक ऐसा पाथ तैयार किया जहां सिविल वॉर से वो बच पाए. बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार. दे हेल्प टू अवॉइड द सिविल स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटी. लेकिन इस मॉडल ने, चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इस मॉडल ने क्या किया, दो कम्युनिटीज के में जो फ्रेंच और डच स्पीकर्स थे उनके बीच में होने वाली सिविल वॉर को रोक दिया. Now the question arises कि where Sri Lanka used the concept of majoritism and just take the path of civil war, where the Belgian government just adopted the Belgian model and avoid the civil war. यानी यहाँ क्वेश्चन उठता है कि श्रीलंका ने ऐसा क्यों किया. श्रीलंकन गवर्नमेंट भी, श्रीलंका का भी हम कंपोजिशन देखते हैं तो ठीक बेल्जियन मॉडल के जैसा ही था, लेकिन श्रीलंका का एक गलत डिसीजन मेजोरिटिज्म का, दे गिव द वेटेज टू द सिंगुलर स्पीकर्स, दैट्स व्हाई दे फेस अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लाइक द सिविल वॉर. लेकिन वही बेल्जियन मॉडल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इसको फॉलो करने से उन्होंने क्या किया, सिविल वॉर को वो रोक पाए. नाउ व्हाई द पावर शेयर इज डिजायरेबल. क्या जरूरत है, अभी हमने पढ़ा व्हाट इज पावर शेयरिंग. व्हेन पावर इज नॉट डिसेंट्रलाइज्ड इन अ सिंगल हैंड. जब हम पावर को एक जगह हमने नहीं रखा, हमने क्या किया, वी जस्ट सेपरेटेड द पावर इन डिफरेंट हैंड. हमने हर किसी को अलग अलग पावर दिए. सो व्हाई द पावर शेयरिंग डिजायरेबल. अब आप ये बात समझ में आ गई होगी कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, बता सकते हैं. Why the power sharing is desirable? क्यों जरूरी है बताइए. अभी हमने एक It reduces conflict. बिल्कुल. To reduce the complications which arise due to the differentiation. वो complications जो differentiation से, चाहे वो कास्टिज्म के कारण हो, चाहे वो सोशल ग्रुप्स के कारण हो, चाहे वो किसी भी कारण से हो, अगर डिफरेंसेस हैं तो हम उन डिफरेंसेस को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए. जैसा कि हमने अमेरिकन मॉडल में भी पढ़ा था कि अमेरिका में ब्लैक पावर मूवमेंट हुआ बिकॉज ऑफ द ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्प्लेक्शन. वहां क्या हुआ, कलर डिफरेंशिएशन था, रेशियल डिफरेंशिएशन था. सो द गवर्नमेंट सपोर्टेड द व्हाइट वन एंड जस्ट बिहेव अस स्लेव्स एज द ब्लैक वन. तो वहां कॉम्प्लिकेशन कैसा हुआ कि वहां बहुत लंबे समय तक गवर्नमेंट को इसका विरोध सहन करना पड़ा. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि why the power sharing is important because of just adjust with the differences. वो by birth भी हो सकते हैं differences, economical differences भी हो सकते हैं, वो social differences भी हो सकते हैं, वो racial differences भी हो सकते हैं, casteism भी हो सकता है. So when government is accommodate with the differences, so power sharing is important. क्योंकि हर जगह differences मिलते हैं. आप ये सोचे कि इंडिया जैसे कंट्रीज में एक वास्ट कल्चर ऐसा नहीं है. आपने अभी देखा बेल्जियम एंड श्रीलंका इज जस्ट, बेल्जियम इज जस्ट, ये देखिए हरियाणा से भी छोटा है और श्रीलंका इज जस्ट इक्वलेंट टू हरियाणा. इतने छोटे छोटे कंट्रीज में भी जहां आप देख रहे हैं मॉडल इतना कॉम्प्लेक्स है, एथनिक कंपोजिशन इतनी कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए गवर्नमेंट को क्यों पावर शेयरिंग डिजायरेबल है. इस तरह की सिविल वॉर से, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह की स्ट्रिप से बचने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, अकोमोडेशन करना पड़ता है इस तरह की डिफरेंसेस को. ओके, क्लियर. चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हम पावर शेयरिंग कर सकते हैं. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा बता दिया था. सबसे पहला जो पावर शेयरिंग है दैट इज अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में, और हम डिस्कस कर चुके थे, देयर आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ये गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं. सो व्हाट इज लेजिस्लेचर, इट इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट. अब देखिए हम बात कर रहे हैं सेंट्रल मिनिस्ट्री की. अगर हम सेंट्रल मिनिस्ट्री की बात करें, हु इज द लॉ मेकिंग बॉडी इन सेंट्रल मिनिस्ट्री,
कौन आएगा सेंट्रल मिनिस्ट्री में लॉ मेकिंग में? क्या वो सब भूल गए प्रीवियस? ये तो रिवीजन चल रहा है अपना। हम लेजिस्लेचर। हाँ, लेजिस्लेचर में क्या आएगा? विच बॉडीज आर देयर? सेंट्रल मिनिस्ट्री में कौन है? पार्लियामेंट है ना। लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? क्या वो मेरी आवाज आ रही है अब तक? मेरी आवाज अब तक आ रही है? आर यू हेयरिंग मी? Yes, ma'am. है ना। तो लॉ मेकिंग बॉडी में कौन आ गया सेंट्रल मिनिस्ट्री में? कानून कहाँ बनते हैं? क्या हुआ पलक, आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है? जवाब क्यों नहीं दे रहे आप लोग? पलक इज देयर? Yes, ma'am. आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? सेंट्रल मिनिस्ट्री में लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है? पार्लियामेंट है ना। यस नो तो बोलिए। इस पार्लियामेंट एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट है कि नहीं? Yes, ma'am. है ना। टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से हैं? टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा इज नोन एज लोअर हाउस where elected representatives are there and Rajya Sabha is known as the upper house। ठीक है। तो सबसे पहले सेंट्रल मिनिस्ट्री में कौन आ गया? पार्लियामेंट आ गया। पार्लियामेंट में आपके दोनों हाउसेस हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, उसका कैबिनेट है, दे आर वर्किंग एज दैट। अब हम बात करें स्टेट वन पे। स्टेट पे क्या आ जाएगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज देयर। ठीक है ना। कौन सी आ जाएगी? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज देयर। कई कई जगह स्टेट्स में क्या होता है? काउंसिल्स भी होती है। असेंबली के साथ साथ क्या होती है? काउंसिल भी होती है। ठीक है। ओनली 7 states having द काउंसिल विद द असेंबली। तो इस तरह से सबसे पहला लॉ मेकिंग बॉडी। फिर हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव हु इम्प्लीमेंटेड द लॉ, जो कानूनों को क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। जैसे हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उनका कैबिनेट है। अगर हम स्टेट की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर इज ऑल्सो देयर हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट इन द स्टेट, और जो उसका सीएम का जो कैबिनेट है, दे आर वर्किंग एज द एग्जीक्यूटिव इन द स्टेट वन। अब हम बात करते हैं जुडिशरी। सेंट्रल मिनिस्ट्री में जुडिशरी का वर्क कौन करता है? सेंट्रल मिनिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। कौन? बोलो बोलो बोलो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट इन द सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड हाई कोर्ट इन द स्टेट वन, और से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो जनरल कोर्ट्स होते हैं वो वहां पर आते हैं। सो दे सेफगार्ड द लॉ एंड ऑर्डर। वो कानून की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। सो दिस इज द ऑर्गन। फर्स्ट जो हमारा डिफरेंशिएशन है वो क्या है? टाइप ऑफ, दैट इज ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ये डिफरेंशिएटिंग कैसा कहलाता है? ये पावर शेयरिंग कैसी है? इट इज नॉन एज, कैसा कहलाता है ये पावर शेयरिंग? हॉरिजॉन्टल पावर दिस शेयरिंग। इज नॉन एज द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इट इज ऑल्सो नॉन एज द चेक एंड बैलेंस, क्योंकि ये सब क्या है? तीनों एक ही लेवल पर पाए जाते हैं। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये एक दूसरे को चेक और बैलेंस करते रहते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ पावर शेयरिंग वेयर पावर इज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल। ठीक है। पावर यहाँ कैसा है? हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड है। सेकेंड थिंग इज पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। As you know, there are 2 type of government: unitary government and federal government. Unitary government is government where power is not shared; it is centralized in single hand. जहां power shared नहीं किया गया, आपने centralize कर दिया, that is unitary government. जहां power एक single hand में रहता है। ठीक है। लेकिन फेडरल सिस्टम where power is decentralized, जब वहां power आपने divided किया।
The countries like India, where we use the federal country, so we divided the power in different levels. यहाँ गवर्नमेंट के levels है, सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट मिनिस्ट्री एंड लोकल गवर्नमेंट. अब सेंट्रल मिनिस्ट्री में कौन, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली से गवर्नमेंट चलती है, स्टेट में आप देख रहे हैं जैसे राजस्थान गवर्नमेंट है, और लोकल जैसे हमारे यहाँ पंचायती राज चलता है. ठीक है. The third power sharing is different among social groups. ठीक है. अब ये सोशल ग्रुप्स किस बिहाव पे हो सकते हैं, जैसे हमने देखा श्रीलंका में देखा जो लैंग्वेज बिहाव पर थे. श्रीलंकन में जो था वो लैंग्वेज हम देखते हैं वहां पर उनके रिलीजन बिहाव पे था, और बेल्जियम गवर्नमेंट में क्या था, वो लैंग्वेज बिहाव पर था. ठीक. इस तरह से इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशंस में हम जो देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स है, वहां हमारे यहाँ जो लिंग्विस्टिक जो ग्रुप्स बने हुए हैं वो सोशल बिहाव पर भी है, इकोनॉमिक पे भी है, लिंग्विस्टिक बिहाव पर भी है, अदर बिहाव्स पे बने, क्योंकि वेराइटी ऑफ कल्चर इज एग्जिस्ट इन इंडिया. जो फोर्थ हमारा टाइप है दैट इज द पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट्स. अब व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, किसे कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? A registered group, a political registered groups who contest the election and just fight to ruling the country. Political parties वो होती हैं जो registered होती हैं, किस लिए, किसी भी इलेक्शन में contest करने के लिए, और अगर उन्हें टाइम मतलब वो विनिंग रहती है, मेजोरिटी में आती है, तो दे फॉर्म द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट बनाने की उनमें आपस में होड़ लगी रहती है. वेल द प्रेशर ग्रुप्स, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ा डिफरेंट होते हैं. कैसे कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो किसी इलेक्शन में पार्ट नहीं करते, उनका ऑब्जेक्टिव कहीं भी गवर्नमेंट बनाना नहीं होता, वो सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं उनकी पॉलिसीज के लिए. अगर पॉलिसीज अच्छी थे सपोर्ट द गवर्नमेंट, अगर पॉलिसीज उन्हें लगती हैं कहीं ना कहीं गलत है या गलत बनाई गई है, सो दे मेक द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू चेंज देयर पॉलिसी. जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा किसान बिल आया था, सुना इसके बारे में मोदी गवर्नमेंट में, कि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण क्या किया, इस बिल को वापस ले लिया. ठीक है. तो प्रेशर ग्रुप मेक द प्रेशर फॉर द चेंज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चेंज करने के लिए वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट पे प्रेशर्स बनाते हैं. ऐसे हम बात करते हैं मूवमेंट्स क्या होते हैं, दे बिलोंग्स टू अ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट. मूवमेंट्स किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से जुड़े होते हैं. जब उनका ऑब्जेक्ट पूरा होता है तो मूवमेंट्स आर क्लोज डाउन, वो मूवमेंट्स बंद हो जाते हैं. जैसे मैंने आपसे कहा कि नर्मदा बचाओ मूवमेंट, ठीक है, जब नर्मदा नदी पर बांध बन रहा था तो उसके विरोध में, क्योंकि उसके बहुत एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट थे, तो वहां पर मेधा पाटेकर जो बहुत बड़ी एनवायरमेंटिस्ट भी है और एक एनजीओ भी चलाती है, उन्होंने इस चीज का विरोध किया, क्योंकि जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स हैं उनसे बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स भी आते हैं. जैसे सबसे पहला माइग्रेशन ऑफ पीपल और वेजिटेशन, की जब डैम बनते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा लार्ज एरिया एक्वायर करना पड़ता है, जिससे एनवायरमेंट पर एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं. सेकेंड थिंग जो हम देखते हैं एनवायरमेंट के अलावा, कि जो डैम बनाए जाते हैं उससे आसपास का एनवायरमेंट भी चेंज हो जाता है. ठीक है. जैसे वहां की जो लैंड है बहुत ही ज्यादा सैनिटरी हो जाएगी, सैनिटाइजेशन होगा. उसके अलावा हम देखते हैं डिजीजेस, जो वाटर प्रोन डिजीजेस हैं वो उस एरिया में बहुत ज्यादा पाई जाएंगी. तो बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जो किसी स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट से चलते हैं, और जैसे वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट होता है वो मूवमेंट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं. तो जो हमारा फोर्थ पावर शेयरिंग है दैट इज पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स और द मूवमेंट्स. तो ये हमारे 4 पावर शेयरिंग है. ओके, ये आपका चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो गया. ठीक है. इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत, क्योंकि चैप्टर हमने पहले भी बहुत अच्छी तरह से कर रखा है. अब किसी को इस चैप्टर में कोई दिक्कत? नो मैम. ठीक है. अब इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, इसमें आपको बेल्जियन और श्रीलंकन मॉडल में डिफरेंस करना भी आ सकता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेल्जियन और श्रीलंकन मॉडल, व्हाई श्रीलंका फेस अ कंडीशन ऑफ सिविल वॉर, कि श्रीलंका ने सिविल वॉर क्यों फेस किया, और व्हाई
बेल्जियन गवर्नमेंट अवॉइड द सिविल वॉर, ठीक है, या हाउ द बेल्जियन गवर्नमेंट अवॉइड द सिविल वॉर, कि श्रीलंका में तो जहां गवर्नमेंट ने इनवाइट किया सिविल वॉर को, वहीं बेल्जियन मॉडल में उस सिविल वॉर को अवॉइड किया। तो दोनों मॉडल में डिफरेंस करना आपको आना चाहिए। या व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियन मॉडल और द श्रीलंकन मॉडल, ठीक है, दोनों की एथनिक कंपोजिशन क्या थी। क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग या व्हाट इज वर्टिकल पावर शेयरिंग, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो पावर शेयरिंग पे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है, ठीक है। या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग, कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। ठीक है, इस चैप्टर में और कोई दिक्कत आपको? नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल अपन सेकंड चैप्टर लेंगे इसका रिवीजन में। ओके मैम। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? सिर्फ पलक बोल रही है और कोई नहीं बोल रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नो मैम। ओके, चलो कल अपन सेकंड चैप्टर लेंगे इसका नेक्स्ट। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।